द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर। प्रस्तावना। वेनिस एक सुंदर और समृद्ध शहर जहाँ के गलियारों में समुद्र की लहरें और व्यापारियों की हलचल एक संगीत की तरह बजती रहती है। यहाँ का व्यापार और सांस्कृतिक संपन्नता अपने चरम पर है, लेकिन इसी समृद्धि के बीच कुछ गहरे राज और छुपे हुए जज्बात भी पल रहे हैं। शेक्सपियर की इस कृति में हमें मिलते हैं कुछ ऐसे पात्र जो अपने सपनों की खातिर न सिर्फ धन संपत्ति बल्कि अपनी दोस्ती और प्रेम को भी दांव पर लगा देते हैं। एंटोनियो वेनिस का एक सम्मानित व्यापारी जिसकी जिंदगी उसके दोस्त बासनियो के सपनों से जुड़ी हुई है। बासनियो का सपना है कि वह बेलमोंट की सुंदर पोर्शिया से शादी करे, लेकिन उसके लिए वह धन की आवश्यकता है जो उसके पास नहीं है। अपने दोस्त की सहायता के लिए एंटोनियो शाइलॉक एक यहूदी धनाढ्य से कर्ज लेता है। शाइलॉक, जो खुद को व्यापारियों की दुनिया में ठगा हुआ महसूस करता है, एक खतरनाक शर्त रखता है। अगर एंटोनियो कर्ज चुकता नहीं कर पाता तो शाइलॉक को हक होगा कि वह एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काट कर ले सके। यह कहानी न सिर्फ धन और दोस्ती की परीक्षा है, बल्कि यह उन मानवीय मूल्यों की भी परीक्षा है जो हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी रखने की प्रेरणा देते हैं। आइए हम इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पात्र अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं और इस दौरान कैसे उनके रिश्ते और मूल्य उभर कर सामने आते हैं। अध्याय 1। वेनिस में बासनियो और एंटोनियो की योजना। वेनिस की सड़कों पर गुनगुनाती हवा के साथ दो दोस्त बासनियो और एंटोनियो अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। बासनियो की आंखों में एक खास चमक थी जो उसके सपनों की गवाही दे रही थी। एंटोनियो, मेरे प्रिय मित्र, बासनियो ने कहा, मैंने बेलमोंट की सुंदरी पोर्शिया के बारे में सुना है। वह न केवल रूपवती है बल्कि उसके पास अपार धन भी है। मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वह धन नहीं है जो उसके समक्ष मेरी प्रस्तावना को समर्थ बना सके। एंटोनियो, जो हमेशा अपने दोस्त के सपनों का समर्थन करता आया था, ने उत्तर दिया, चिंता मत करो बासनियो, मैं तुम्हारे लिए वह धन प्रबंध करूंगा। मेरे जहाज विदेश से माल लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वे वापस आएंगे मैं तुम्हारी सहायता कर सकूंगा। बासनियो ने कृतज्ञता से अपने मित्र का हाथ थाम लिया, लेकिन एंटोनियो के जहाज अभी लौटे नहीं थे और समय निकलता जा रहा था। इसलिए उन्होंने एक यहूदी साहूकार शाइलॉक से संपर्क करने का निश्चय किया। जब वे शाइलॉक के पास पहुंचे तो एंटोनियो ने समझौते की बात शुरू की। शाइलॉक, जो एंटोनियो के प्रति पूर्वाग्रह रखता था क्योंकि एंटोनियो ने पहले उसे अपमानित किया था, ने एक असामान्य शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें यह अर्न बिना किसी ब्याज के दूंगा, लेकिन अगर तुम इसे समय पर नहीं चुका पाए तो मुझे हक होगा कि मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस काट लूं। एंटोनियो, जो अपने दोस्त के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, उस शर्त को स्वीकार कर लिया। दोनों मित्र इस बात से अनजान थे कि यह समझौता आगे चलकर कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाला था। बासनियो ने उस धन को लेकर बेलमोंट की ओर प्रस्थान किया, जहां पोर्शिया अपने अन्य प्रेमी प्रत्याशियों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। अध्याय 2। पोर्शिया की समस्या। बेलमोंट में सुंदर पोर्शिया अपने महल के भव्य कक्ष में चिंतित मन से बैठी थी। उसके पिता के निधन के बाद उसने एक अजीबोगरीब वसीयत का बोझ उठा रखा था। वसीयत के अनुसार पोर्शिया का विवाह उसी से हो सकता था जो 3 संदूकों में से एक को चुनने में सफल होता। ये संदूक सोने, चांदी और शीशे के बने थे। प्रत्येक संदूक पर एक पहेली लिखी गई थी और केवल सही संदूक का चयन करने वाला व्यक्ति ही पोर्शिया का हाथ प्राप्त कर सकता था। नेरिसा, पोर्शिया की विश्वासी और सखी, उसे समझाती हुई बोली, पोर्शिया, तुम्हें विश्वास रखना होगा कि जो भी सही विकल्प चुनेगा वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हारे पिता ने यह योजना बहुत सोच समझकर बनाई थी। पोर्शिया ने उत्तर दिया, मुझे पता है नेरिसा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। कैसे मैं अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय एकमात्र खेल पर छोड़ दूं?
इस बीच विभिन्न देशों से राजकुमार पोर्शिया के हाथ की मांग के लिए बेलमोंट पहुंचने लगे। प्रत्येक राजकुमार अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करता था। पहला राजकुमार जो संदूक चुनने आया वह मोरक्को का था। उसने चमकते हुए सोने के संदूक को चुना क्योंकि उसे लगा कि वही पोर्शिया के योग्य होगा। हालांकि जब उसने संदूक खोला तो उसमें केवल एक खाली मूर्ति मिली। दूसरा राजकुमार जो अरागौन से था ने चांदी का संदूक चुना। उसका मानना था कि चांदी, जो कि सोने से कम मूल्यवान है, फिर भी एक उचित और सम्मानजनक पसंद होगी। लेकिन उसके संदूक में भी कुछ नहीं था सिवाय एक और निराशाजनक संदेश के। पोर्शिया ने हर असफल प्रयास के साथ अपना दिल थाम लिया, उम्मीद करते हुए कि कोई उसे समझ सके और सही संदूक चुन सके। और फिर बास्नियो पहुंचा, उसकी आंखों में उम्मीद और हाथ में एंटोनियो की दोस्ती का विश्वास लिए। अध्याय 3। शाइलॉक और एंटोनियो का समझौता। जबकि बास्नियो बेलमोंट में पोर्शिया के दिल को जीतने की कोशिश कर रहा था, वेनिस में एंटोनियो की स्थिति बिगड़ रही थी। उनके जहाज जो विदेश से माल लेकर आने वाले थे, वे समुद्री तूफान में फंस गए और खबरें आईं कि सभी जहाज डूब गए हैं। एंटोनियो के लिए यह खबर व्यापारिक त्रासदी के समान थी और इससे उसकी वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई। एंटोनियो के पास अब शाइलॉक को कर्ज चुकाने के लिए धन नहीं था। उनकी यह स्थिति शाइलॉक के लिए एक अवसर के समान थी। उसने बहुत पहले से एंटोनियो से बदला लेने की ठान रखी थी, क्योंकि एंटोनियो ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था और उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया था। अब जबकि एंटोनियो के पास धन नहीं था, शाइलॉक ने अपनी उस शर्त को याद दिलाया जिसमें उसने कहा था कि यदि एंटोनियो कर्ज चुका नहीं पाया तो वह उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काट लेगा। एंटोनियो के लिए यह स्थिति बेहद दुखदायी थी। वह अपने दोस्त बास्नियो के लिए इस दुर्भाग्यपूर्ण समझौते में फंस चुका था। उसने अपने मित्र सालेरियो और सोलानियो के साथ इस विषय पर चर्चा की, जिन्होंने उसे सलाह दी कि वह शाइलॉक से कुछ और समय की मांग करे। लेकिन शाइलॉक के दिल में न तो दया थी और न ही कोई सहानुभूति। उसने किसी भी प्रकार की रियायत देने से मना कर दिया। एंटोनियो ने विवश होकर अपने अन्य मित्रों से संपर्क किया और उनसे धन उधार लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण कोई भी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं था। इस बीच बास्नियो, जो कि बेलमोंट में था, उसे अभी तक एंटोनियो की इस भयावह स्थिति का पता नहीं चला था। एंटोनियो, जो अपने दोस्त के प्रेम और खुशियों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था, उसने निर्णय लिया कि वह अपने भाग्य का सामना करेगा। वह विचार करने लगा कि कैसे वह इस मुश्किल से बाहर निकल सकता है और अपने दोस्त को उसकी खुशियां लौटाने का प्रयास करता रहा। अध्याय 4। बास्नियो का बेलमोंट यात्रा। बास्नियो ने जैसे ही बेलमोंट की ओर कदम बढ़ाया, उसके दिल में उम्मीद और चिंता दोनों ही घर कर गई थी। उसकी आंखों में पोर्शिया की सुंदरता और उसके सपनों की चमक थी, लेकिन उसके मन में एंटोनियो के प्रति किया गया वादा भी था। बास्नियो ने सोचा, मेरे प्रिय मित्र ने मेरे सपने को साकार करने के लिए अपनी सुरक्षा तक दांव पर लगा दी। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस मौके को पूरी तरह से जीतूं। जब बास्नियो बेलमोंट पहुंचा तो उसने पाया कि पोर्शिया के महल में एक त्योहार जैसा माहौल था। वहां के बगीचे में फूलों की खुशबू और संगीत की धुनें हर ओर बिखरी हुई थीं। पोर्शिया, जिसने अब तक कई असफल प्रेमियों को वापस जाते देखा था, बास्नियो को देखते ही कुछ खास महसूस करने लगी। बास्नियो की सादगी और विनम्रता ने पोर्शिया का ध्यान खींचा। वह बोली, आपकी आंखों में जो सच्चाई और सादगी है, उसने मेरे दिल को छू लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप वह चुनाव करेंगे जो हम दोनों के लिए सही हो। बास्नियो ने गहरी सांस ली और तीनों संदूकों की ओर बढ़ा। उसने सोने और चांदी के संदूकों को देखा, जिन पर बड़ी शानदार बातें लिखी हुई थीं, लेकिन उसने अंततः शीशे के संदूक को चुना, जो कि सबसे अधिक साधारण दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, सच्चा प्यार सजावटी नहीं होता, यह अंदर से आता है। जब बास्नियो ने संदूक खोला तो उसमें पोर्शिया का चित्र और एक सुंदर कविता थी जो प्यार की गहराइयों का वर्णन करती थी। पोर्शिया ने खुशी और राहत की सांस ली।
उसने बासनियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही चुनाव किया है और इसी के साथ आपने मेरा दिल भी जीत लिया है। बासनियों और पोर्शिया की आंखें खुशी से चमक उठीं और उन्होंने अपने आने वाले जीवन को साथ में जीने का वादा किया। लेकिन बासनियों के मन में अभी भी चिंता थी कि उसे वापस वेनिस जाकर एंटोनियो की मदद करनी है, जिसे उसने अभी तक नहीं भुलाया था। अध्याय 5। पोर्शिया की परीक्षा। बासनियों और पोर्शिया की खुशियां बेलमोंट की हवाओं में गूंज रही थीं, पर वेनिस में एंटोनियो की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। बासनियों को जब एंटोनियो की दुर्दशा का समाचार मिला तो उसे अपने दोस्त के प्रति किए गए वचन की याद आई। उसने तुरंत पोर्शिया से इस विषय में चर्चा की। पोर्शिया, जिसे अब बासनियों के प्रति गहरा प्रेम हो गया था, ने बिना किसी संकोच के कहा, मुझे एंटोनियो की मदद करने दो, हम उसे इस संकट से बाहर निकालेंगे। उसने अपने कोष से धन निकाला और बासनियों को वेनिस वापस जाने के लिए तैयार किया। बासनियों पोर्शिया के इस निस्वार्थ कार्य से अभिभूत हो गया। उसने पोर्शिया से वादा किया कि वह जल्द ही लौट आएगा। पोर्शिया ने उसे एक अंगूठी दी जो उसके प्यार का प्रतीक थी और कहा, यह अंगूठी मेरे प्रेम की निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। बासनियों ने अंगूठी को स्वीकार किया और वादा किया कि वह इसे कभी नहीं खोएगा। वह तुरंत वेनिस के लिए रवाना हो गया। इस बीच पोर्शिया ने भी एक साहसिक निर्णय लिया। उसने नेरिसा से कहा, हमें भी वेनिस जाना चाहिए और बासनियों की मदद करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह अकेला महसूस करे। पोर्शिया और नेरिसा ने पुरुषों के वेश में स्वयं को तैयार किया और गुप्त रूप से वेनिस के लिए प्रस्थान किया। पोर्शिया का इरादा था कि वह एंटोनियो की कानूनी मदद कर सके और उसे शाइलॉक की शर्त से बचा सके। इस प्रकार पोर्शिया ने न केवल बासनियों के प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया, बल्कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस को भी साबित किया। उनकी यह यात्रा न केवल उनके प्रेम की परीक्षा थी, बल्कि यह उनके चरित्र और संकल्प की भी परीक्षा थी। अध्याय 6। एंटोनियो की मुसीबत। बासनियों ने जब वेनिस में प्रवेश किया, उसका मन उद्विग्न था। वह जानता था कि उसका मित्र एंटोनियो गहरे संकट में है और उसकी मदद के लिए वह खुद को तैयार कर रहा था। वह सीधे कोर्ट की ओर बढ़ा, जहां एंटोनियो और शाइलॉक के बीच का मामला सुना जा रहा था। कोर्ट रूम में तनाव गहरा था। शाइलॉक अपने अधिकारों की मांग कर रहा था और उसने अपनी मांग पर अडिग रहते हुए कहा, मैंने जो समझौता किया है वह कानून के अनुसार है। मुझे मेरे 1 पाउंड मांस की मांग है जो मुझे एंटोनियो के शरीर से मिलना चाहिए। उसका स्वर ठंडा और निर्मम था। एंटोनियो ने उदासी से बासनियों की ओर देखा और कहा, मेरे प्रिय मित्र, मुझे खेद है कि तुम्हें इस स्थिति में देखना पड़ रहा है। मैंने तुम्हें अपनी खातिर बुलाया है, लेकिन अब यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना मेरे बस में नहीं है। बासनियो, जो अपने दोस्त के लिए चिंतित था, उसने कहा, एंटोनियो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। उसने शाइलॉक को 2 गुना धन देने की पेशकश की, लेकिन शाइलॉक ने उसे ठुकरा दिया। उसके लिए यह सिर्फ धन का मामला नहीं था, यह बदले की भावना थी जिसे वह पूरा करना चाहता था। इसी समय एक युवा वकील और उसका सहायक कोर्टरूम में प्रवेश करते हैं। ये पोर्शिया और नेरिसा थे, जिन्होंने पुरुषों का वेश धारण किया हुआ था। पोर्शिया ने वकील का रूप धारण किया और उसने अपनी तेज तर्रार वकीली क्षमता का प्रदर्शन किया। पोर्शिया ने कहा, माननीय न्यायाधीश, मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को उसके कर्ज का भुगतान करना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि न्याय को दया के साथ मिलाकर चलाया जाना चाहिए। उसने शाइलॉक से दया की अपील की, लेकिन शाइलॉक अडिग रहा। तब पोर्शिया ने एक चतुराई भरी कानूनी बिंदु उठाया, जिसने सभी को चौंका दिया। उसने बताया कि शाइलॉक को अपने कर्ज के बदले में मांस लेने का हक है, लेकिन उसे बिना किसी खून की हानि के ऐसा करना होगा। इस कानूनी पेचीदगी ने शाइलॉक को उलझन में डाल दिया और उसका पक्ष कमजोर पड़ गया।
इस प्रकार पोर्शिया की बुद्धिमत्ता और वकीली योग्यता ने एंटोनियो की जान बचा ली और उसने एक बार फिर से दिखाया कि सच्चा प्यार और दोस्ती किसी भी परीक्षा में खरा उतर सकते हैं। अध्याय 7। कोर्टरूम का दृश्य। कोर्टरूम में माहौल तनावपूर्ण था। पोर्शिया, जो एक युवा वकील के वेश में थी, ने शाइलॉक की चतुराई से मांगों को चुनौती दी। उसने समझाया कि अगर शाइलॉक एंटोनियो से 1 पाउंड मांस काटता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उससे एक बूंद भी खून ना निकले, क्योंकि अनुबंध में केवल मांस की बात कही गई थी, खून की नहीं। शाइलॉक, जिसे अपनी जीत का पूरा यकीन था, अब असमंजस में पड़ गया था। उसने प्रयास किया कि वह इस तर्क को अस्वीकार कर दे, लेकिन पोर्शिया ने अपनी वकीली बुद्धिमत्ता से सभी को प्रभावित किया। उसने आगे कहा, यदि आप, श्रीमान शाइलॉक, इस समझौते को निभाते हुए एक बूंद भी खून बहाते हैं तो आपको वेनिस के कानून के अनुसार अपनी संपत्ति और जीवन को खोने का जोखिम होगा। शाइलॉक, जिसे अब अपने जीवन और संपत्ति की चिंता सताने लगी, ने अंततः कहा, मैं अपने मांस की मांग को छोड़ता हूं और मैं केवल मेरा कर्ज वापस चाहता हूं। पोर्शिया ने तब बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, चूंकि आपने एक वेनिस के नागरिक की जान लेने का प्रयास किया है, आपकी संपत्ति और आपके जीवन पर अब राज्य का अधिकार है। यह सुनकर शाइलॉक घबरा गया और उसने क्षमा की भीख मांगी। न्यायाधीश, जो पोर्शिया की वकीली प्रतिभा से प्रभावित थे, ने फैसला सुनाया कि शाइलॉक को अपनी आधी संपत्ति एंटोनियो को और आधी राज्य को देनी होगी। इसके अलावा उसे अपनी वसीयत में अपनी बेटी जेसिका को भी हिस्सा देना होगा। शाइलॉक, जिसने अपनी संपत्ति और सम्मान दोनों को खो दिया था, कोर्टरूम से टूटा हुआ और दुखी मन से बाहर चला गया। एंटोनियो और बासनियो, जिन्होंने अपने दोस्त को इस भयानक स्थिति से बचाया, ने राहत की सांस ली। पोर्शिया और नेरिस्सा अब भी अपनी पहचान छुपाए सभी की नज़रों में नायक बन गए। उन्होंने अपने प्रेम, बुद्धि और साहस के बल पर न सिर्फ अपने प्रियजनों को बचाया, बल्कि न्याय की एक नई परिभाषा भी स्थापित की। अध्याय 8। निर्णय की घड़ी। कोर्टरूम का वह दिन विजयी रहा। एंटोनियो की जान बच गई थी और शाइलॉक को अपनी उग्र मांगों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। बासनियो और एंटोनियो ने पोर्शिया और नेरिस्सा का धन्यवाद किया, जिन्होंने वकीलों के वेश में उनकी मदद की। जब सभी वापस बेलमोंट पहुंचे तो पोर्शिया और नेरिस्सा ने अपनी असली पहचान उजागर की। बासनियो और एंटोनियो, जो पहले से ही उनकी बुद्धिमत्ता और साहस से प्रभावित थे, उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी प्रियतमाएं ही उनकी रक्षक बनी थीं। पोर्शिया ने तब बासनियो से कहा, मैंने तुम्हें जो अंगूठी दी थी उसे तुमने मेरे वकील रूप को दे दिया। क्या यह सच है? बासनियो, जिसे इस बात का एहसास हुआ कि वह अनजाने में ही सही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ चुका था, उसने कहा, हाँ, मैंने वह अंगूठी उस वकील को दे दी थी जिसने एंटोनियो की जान बचाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह तुम हो। पोर्शिया ने तब मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ और मुझे गर्व है कि तुमने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए मेरी अंगूठी का उपयोग किया। इस घटना ने उनके बीच के प्रेम को और भी गहरा कर दिया। इसी बीच एंटोनियो, जो पूरे समय पोर्शिया की चतुराई और साहस से प्रभावित था, ने भी अपनी आभार व्यक्त किया। उसने पोर्शिया और नेरिस्सा की प्रशंसा की और कहा कि उनकी बुद्धिमत्ता ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि वेनिस के न्याय के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ा। अब बेलामोंट के महल में खुशियां लौट आई थीं। प्रेम और दोस्ती की जीत ने सभी के दिलों में नई उम्मीद और खुशी भर दी थी। एंटोनियो और बासनियो, पोर्शिया और नेरिस्सा के साथ मिलकर अपने आगामी जीवन की योजनाएं बनाने लगे, जिसमें सभी के लिए खुशियां और समृद्धि की कामना की गई। यह अध्याय न सिर्फ एक निर्णय की घड़ी था, बल्कि यह उन सभी के लिए न्याय, प्रेम और दोस्ती की सच्ची परीक्षा भी थी, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से पार किया। अध्याय 9। प्रेम की जीत। बेलमोंट में सब कुछ शांत और सुखद हो चुका था। पोर्शिया और बासनियो, एंटोनियो और नेरिस्सा, सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया।
उनके दिलों में प्रेम और दोस्ती की जो गहरी बुनियाद पड़ी थी, उसने उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दी थी। पोर्शिया ने बासनियों से कहा, हमने जो साथ में यात्राएं की हैं, उसने हमें और अधिक मजबूत बनाया है। तुम्हारे साथ मेरा जीवन और भी सुंदर हो गया है। बासनियों, जिसके दिल में पोर्शिया के लिए गहरा प्रेम और सम्मान था, उसने उसके हाथों को चूमा और कहा, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। तुम्हारा साहस और बुद्धिमत्ता मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंटोनियो, जिसे अब एक नई शुरुआत का मौका मिला था, उसने भी अपने व्यापार को फिर से सजीव करने की योजना बनाई। उसने पोर्शिया और बासनियों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बचाई। मैं इस आरण को कभी नहीं भूल सकता। नेरिस्सा और ग्रैचियो, जिनकी कहानी इन सब के पीछे चल रही थी, उन्होंने भी अपने प्रेम को एक नई पहचान दी। ग्रैचियो, जो अपनी मजाकिया और खुशमिजाज नेचर के लिए जाना जाता था, ने नेरिस्सा से वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ खुशियां बांटेगा। महल में एक बड़ी दावत की तैयारी की गई, जहां सभी ने मिलकर इस नई शुरुआत का जश्न मनाया। खुशियों का यह माहौल उनकी कठिनाइयों को पीछे छोड़ चुका था और अब हर कोई एक उज्जवल और शांतिपूर्ण भविष्य की आशा कर रहा था। यह अध्याय न केवल प्रेम की जीत का प्रतीक था, बल्कि यह दिखाता था कि कैसे सच्ची दोस्ती और प्रेम जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उनकी कहानियों में प्रेम, दोस्ती और साहस की गाथाएं सदा के लिए अमर हो गईं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी।